नमस्कार दोस्तों सिंह प्रीपर स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अर्न लीव के क्या नियम हैं उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी रेफरेंसेस दिए गए हैं वह CCS लीव रूल 1972 पर आधारित हैं। दोस्तों, टू होम अप्लाई मतलब यह रूल किन पर लागू है? यह रूल सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगे, लेकिन टू होम नॉट अप्लाई यह रूल किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे? वह हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पर्सन्स in casual and daily rated employment, railway servants, members of the armed forces, persons eligible to any other form of travel concession available during leave or otherwise, persons paid from contingencies, workmen employed in industrial establishment, उन पर यह लीव रूल लागू नहीं होंगे। राइट टू लीव यानी अवकाश का अधिकार, अवकाश को यानी लीव को अधिकार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह आप सुनिश्चित कर लें कि अवकाश जो भी होगा उसको आप राइट के रूप में यूज नहीं कर सकते। पब्लिक सर्विसेज की किसी भी एक्सीजेंसीज में कंपिटेंट अथॉरिटी यानी जो लीव सैंक्शन करता है किसी भी प्रकार के अवकाश को रिफ्यूज और रिवोक कर सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी द्वारा जो अवकाश अप्लाई किया गया है उसे बिना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रिटर्न रिक्वेस्ट के बदली नहीं किया जा सकता है। अब क्या लीव को कॉम्बिनेशन ऑफ अर्न लीव को हम किन किन लीव के साथ जोड़ सकते हैं? अर्न लीव को सभी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसे कैजुअल लीव के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कैजुअल लीव एक ड्यूटी की फॉर्म होती है, वह लीव की डेफिनेशन में नहीं आती है। रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव, सरकारी कर्मचारी के अर्जित अवकाश को नियमित करने के सभी मामले कर्मचारी के अर्जित अवकाश के लिए आवेदन करने और अवकाश स्वीकृत होने के दौरान जो भी नियम लागू हैं उनके तहत नियमित किए जाएंगे। इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑन लीव एट क्रेडिट, सरकारी कर्मचारी के डिसमिस, रिमूव और रिजाइन्स होने की स्थिति में कर्मचारी के खाते में जो शेष अवकाश है वह डिसमिसल और रिमूवल और रेजिग्नेशन की तिथि से सीज हो जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि तकनीकी त्याग पत्र देकर किसी अदर डिपार्टमेंट में सेवा के लिए ज्वाइन करते हैं, या ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें डिसमिस या सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है और वह किसी कोर्ट में डिसीजन के उपरांत सेवा ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका अवकाश काउंट किया जाएगा। कर्मचारी जो कि कंपेंसेशन और इनवैलिड पेंशन और ग्रेजुइटी पर रिटायर होने पर रीएम्प्लॉयड होते हैं और उनकी पास सर्विस काउंट होती है तो उनकी पास सर्विस की लीव भी रीएम्प्लॉयमेंट पर काउंट की जाएगी। इस तरह से रेगुलेशन इफेक्ट होता है इन सभी चीज़ों पे। एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस और रीएम्प्लॉयमेंट व्हाइल ऑन लीव, जब आप छुट्टी पे हैं ये ना हो कि आप कोई एम्प्लॉयमेंट या कोई सर्विस ज्वाइन कर लें, यह CCS लीव रूल एलो नहीं करता है। लीव नॉट टू बी ग्रांटेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियां जिसमें सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो और जो पनिशिंग
अथॉरिटी है, कंपिटेंट अथॉरिटी जो पनिश करने वाला है, वह समझता है कि इस कर्मचारी का जो क्राइम है वह इसको डिसमिस, रिमूव और कंपलसरी रिटायरमेंट भेजे जाने के लिए होगा, तो ऐसी परिस्थिति में उसे किसी भी प्रकार की लीव सैंक्शन नहीं की जाएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विद लीव। सरकारी कर्मचारी का अवकाश शुरू होने के दिन से पहले या समाप्त होने के दिन के तुरंत बाद पड़ने वाले छुट्टियों को अर्जित अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। यानी यदि सैटरडे और संडे जहाँ 5 डे वीक है वहाँ हॉलीडेज रहता है, तो और कर्मचारी मंडे से छुट्टी अप्लाई करता है तो वह शुरू में मिल जाएगा और इसी प्रकार लास्ट में मिल जाएगा। और अगर इसमें RH या GH भी इस कॉम्बिनेशन में आ रही है और छुट्टियां भी आ रही हैं तो उनको भी शुरू और लास्ट में प्रीफिक्स और सफिक्स में जोड़ा जाएगा। इंटाइटलमेंट ऑफ लीव। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के खाते में 15 दिनों का अर्जित अवकाश 2 इंस्टॉलमेंट में जमा होगा, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में जमा होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जनवरी में, जो कि जनवरी से जून तक के जो भी आपका ड्यू बना उसकी जनवरी में हो जाएगी, और जुलाई से दिसंबर तक का जो भी ड्यू बनेगा उसकी जुलाई में आपके लीव अकाउंट में जुड़ जाएगी। लेकिन इसकी कंडीशन यह है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी 300 दिन तक ही अपने अकाउंट में लीव जोड़ सकता है, उसके बाद वह लीव लैप्स हो जाती है, उसकी अनवेल्ड लीव। तो इसकी लिमिट शर्त यह है कि 300 दिनों से अधिक आपके EL अकाउंट में बैलेंस नहीं होना चाहिए, तो ये आपके अकाउंट में जुड़ती जाएगी। लिमिट ऑन ग्रांट ऑफ अनलीव। कितने दिन का आप अर्जित अवकाश आपको स्वीकृत किया जा सकता है एक साथ, उसके बारे में जो नियम है, यदि आप इंडिया में सेवा कर रहे हैं और इंडिया में ही छुट्टी स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको एक साथ 180 दिनों तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन यदि आप इंडिया से बाहर कुछ छुट्टी स्पेंड करना चाहें, इंडिया से बाहर से मतलब है बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में आप अपनी छुट्टी ग्रहण करें और कुछ इंडिया में करें, तो आपको 300 दिन तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है एक साथ। लेकिन उसमें कंडीशन यह रहेगी कि आप इंडिया में 180 दिन से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते लीव। कैरी फॉरवर्ड। लीव को किस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। सरकारी कर्मचारी के अवकाश खाते में फर्स्ट हाफ में जमा अवकाश को नेक्स्ट हाफ के अवकाश में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, बशर्ते कि कैरी फॉरवर्ड और नेक्स्ट हाफ के अवकाश की कुल जमा 300 दिनों से अधिक ना हो। इसे हम इस प्रकार से समझेंगे कि इफ देयर आर 288 डेज ऑफ EL एज ऑन 31/12/23, किसी कर्मचारी के खाते में 31/12/23 को 288 दिन लीव है, देन ऑन 1/1/24 द EL अकाउंट बी मेड 288 + 15 दिन उसके अकाउंट में जुड़ गए एडवांस में, एंड EL टू बी अवेल ड्यूरिंग 1/1/23 टू 30/6/23 बी फर्स्ट एडजस्टेड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द 15 डेज एंड देन फ्रॉम 288 डेज। यानी जो भी आप अवकाश ग्रहण करेंगे सबसे पहले वह 15 दिन से कम होगा, और अगर इससे ज़्यादा है तो तब उसके बाद 288 दिन से कम होगा। सपोज EL अवेल ड्यूरिंग द हाल्फ ईयर इज 12 डेज, देन ऑन 30/6/23 3 डेज विल बी क्रेडिटेड टू द EL अकाउंट, बिकॉज 15 में से हम 12 घटा देंगे तो 3 दिन बैलेंस रह जाएंगे, जो है हमारा 288 + 15 था, इसमें 3 डेज बचे और 288 में 3 जोड़ेंगे तो ये 291 डेज हो जाएगा। देन विच देन विल बी 291, और 291 जब होगा तो हम एक साथ 23 को लेंगे तो इसमें
सेकेंड हाफ की भी जुड़ जाएंगी 15 डेज, तो 291 प्लस 15 हो जाएगा। लेकिन यदि फर्स्ट हाफ में आप 20 दिन छुट्टी काट लेते हैं तो आपको एक साथ 23 को 282 डेज प्लस 15 रहेगी, आपकी जो बैलेंस रहेगी 291 प्लस 15 नहीं रहेगी, क्योंकि आपके 288 में से सबसे पहले 288 प्लस 15 है ये, इस 15 में से 20 में से 15 हम ये डेज घटा देंगे तो 5 बचे, और 88 में से हम 5 घटाएंगे तो 88 में से 5 घटा देंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 291, 3 बच जाएगा, जो 3 उसको 288 में जुड़ेंगे 291 प्लस इतना होगा, लेकिन वो यह नहीं रहेगा, 282 प्लस 15 रहेगा। सेकेंड में अगर कोई एम्प्लॉइज़ है 300 दिन उसके 31/12/23 को हैं और वह 1/1/24 को 300 दिन प्लस 15 हो जाएंगे उसके अकाउंट में, इसी प्रकार उसके नेक्स्ट उसमें भी 300 प्लस 15 ही होंगे, और यदि वह सेकेंड हाफ में 60 दिन छुट्टी काटता है तो उसके अकाउंट में 60 में से 15 में से 60 घट जाएंगे तो ये 45 बचेगा, यानी ये 15 जो था ये यहाँ आ गया, पहले ही इसको घटाया जाता है, और उसके बाद 60 में से 45 डेज बचे, वो 300 में से हम घटाएंगे, 300 माइनस 45 तो 255 डेज रहेंगे। यह उन एम्प्लॉइज़ के लिए है जहाँ जिन्हें साल में 30 दिन, 15 पहले 15 बाद मिलती है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहां साल में 60 दिन छुट्टी मिलती है, फर्स्ट हाफ की 30 और सेकेंड हाफ की 30। उस स्थिति में इस एम्प्लॉइज़ के अकाउंट में 300 और 30 होंगे, तो 60 में से 30 हम घटाएंगे, क्योंकि इसने सेकेंड हाफ में 60 काटी है, 60 में से ये 30 घट गया तो इसका 30 दिन बचा, और ये 300 में से 30 घटेगा तो 270 डेज बचेगा, यानी इसके 270 दिन ही बैलेंस रहेंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ अनलीव की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सरकारी कर्मचारी के अवकाश खाते में 2.5 डेज का अर्जित अवकाश प्रत्येक कंप्लीटेड माह के लिए क्रेडिट होगा। रिटायर और सेवा से त्यागपत्र पर जाने वाले कर्मचारियों के मामले में उन्हें सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की तिथि तक 2.5 दिन प्रत्येक कंप्लीटेड कैलेंडर माह तक अर्जित अवकाश की गणना की जाएगी। लेकिन यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसे सेवा से हटा या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो उस माह जिस माह से उसे सेवा से बर्खास्त या हटाया गया है उसकी मृत्यु हुई है तक का 2.5 डेज प्रत्येक माह की दर से अर्जित अवकाश देय होगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की 15 तारीख को डेथ हो जाती है 15 अगस्त को, तो अगस्त का पूरा मिलेगा उसको 2.5, और अगर कोई कर्मचारी जिसे रिटायर या सेवा से त्यागपत्र पर कोई गया है और वह जाता है माना सेवा से त्यागपत्र पर 20 अगस्त को, तो उसको अगस्त का नहीं मिलेगा, उससे पहले, क्योंकि उसका कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं हुआ है, उससे पहले जुलाई तक का मिलेगा, उसके अकाउंट में जुड़ेगा। तो यह ध्यान रखें। अर्जित अवकाश के फ्रैक्शन, यानी माना फर्स्ट एक ही मंथ है जनवरी का 2.5 डेज पूरा कैलेंडर मंथ है मिलता है, और उसका 2.5 मिलेगा एक मंथ का, तो अगर वह 31 जनवरी को रिटायर होता है तो उसको 2.5 मतलब 2.5 की जगह 3 दिन मिलेगा। उसका जो फ्रैक्शन है उसको नेक्स्ट नियरेस्ट राउंड में राउंड ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट नियरेस्ट 2.5 का 3 हुआ तो उसमें राउंड ऑफ किया जाएगा। इसे हम ऐसे समझते हैं कि कोई एम्प्लॉइज़ अगर सेवा को ज्वाइन करता है जनवरी या जुलाई में, तो उसका फर्स्ट या सेकेंड हाफ का अर्जित अवकाश 13 दिन होगा। अगर कोई ज्वाइन करेगा तो उसका 13 डेज होगा, और फरवरी अगस्त में अगर ज्वाइन करता है तो उसे 10 ही दिन मिलेगा। मार्च और सितंबर में ज्वाइन करता है तो उसे 8 दिन मिलेगा, और अप्रैल या अक्टूबर में ज्वाइन करता है तो उसे 5 दिन मिलेगा। मई और नवंबर में ज्वाइन करता है तो 3 दिन, और जून और दिसंबर में ज्वाइन करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस महीने में ज्वाइन करेगा उसको कोई भी नहीं मिलेगा अवकाश, उससे
लास्ट मंथ का, अगले मंथ का मिलेगा, क्योंकि उसका फुल कैलेंडर मंथ नहीं हुआ है। और इसी प्रकार यदि कोई कर्मचारी जनवरी से जुलाई सेवा से माह जनवरी या जुलाई को रिजाइन करता है तो उसके अर्जित अवकाश खाते में कोई भी अर्जित अवकाश नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसने रिजाइन किया है इसमें, तो उसको कैलेंडर मंथ पूरा नहीं हुआ। और यदि वह माह फरवरी अगस्त में रिजाइन करता है तो 3, मार्च सितंबर में रिजाइन करता है तो 5 डेज, अप्रैल टू या अक्टूबर में रिजाइन करता है तो 8 डेज, मई या नवंबर में तो 10 डेज, और जून और दिसंबर में 13 डेज का अर्जित अवकाश जुड़ेगा। इसमें हाफ वाइज दिया है, जैसे जनवरी का फर्स्ट हाफ में लेते हैं हम और जुलाई का सेकेंड हाफ का लेते हैं, तो इसमें 2 हाफ में जुड़ती है, इसलिए 2-2 के फ्रैक्शन बनाए गए हैं। लीव सैलरी, अवकाश का वेतन वह वेतन होगा जो कि सरकारी कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व आहरित कर रहा था। मतलब जो आप लीव पर गए उससे पहले पे ले रहे थे, वही आपको लीव सैलरी मिलेगी अवकाश के दौरान। एडवांस, अगर आप 30 दिन से ज़्यादा लीव पर जाते हैं तो आप 30 दिनों तक का अर्जित अवकाश का जो है लीव सैलरी एडवांस में ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप इस वीडियो में बताए गए अनुसार यह जान सकते हैं कि आपका कितना अर्जित अवकाश शेष है, आपको कितने दिनों का लीव का पैसा एडवांस मिल सकता है, आपको लीव की सैलरी क्या मिलेगी, आप लीव की कैलकुलेशन अपनी कैसे करेंगे, कैरी फॉरवर्ड का क्या रूल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप जान सकते हैं। दोस्तों, नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ सीखकर इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।